किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल बर्न्स की किताब मार्क्सवाद क्या है। ये इस पुस्तक का 8वां और अंतिम अध्याय है, जिसका शीर्षक है कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शक। आज आप सुनेंगे इस अध्याय की तीसरी कड़ी और इस पूरी श्रृंखला की 21वीं कड़ी। युद्ध में नात्सियों की फौजी हार होने और इन अधिकृत देशों के स्वतंत्र होने पर हर एक मुल्क में ये विशाल राष्ट्रीय मोर्चा ऐसी अस्थायी सरकार की स्थापना का आधार बन गया, जिसमें मजदूर वर्ग की पार्टियों, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियों की शक्ति काफी थी। स्थानीय पैमाने पर विशाल संयुक्त कमेटियां बनी, जिनका आधार तो वही राष्ट्रीय मोर्चा था, परंतु जो मेहनतकश जनता के अधिक समीप थी। इनसे भी मजदूर वर्ग का असर मजबूत हुआ और पुराने बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों का स्थानीय प्रभाव काफी नष्ट हो गया। इन सब कारणों से इन सरकारों के कार्यक्रम आमतौर पर काफी प्रगतिशील थे। पूर्वी यूरोप में बड़े बड़े जमींदारों की जागीरों को छीनकर उन जमीनों को किसानों में बांट देना और स्थानीय तथा राष्ट्रीय पैमाने पर जनवादी शासन कायम करना भी सरकारी कार्यक्रम में शामिल था। पूर्वी यूरोप के देशों में जनवादी जनतंत्र की ये पहली मंजिल थी। इन देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों ने देखा कि इस नए ढंग की सरकार तथा राजसत्ता को विकसित करके उसे पूंजीवाद को हटाकर समाजवाद स्थापित करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन देशों में एक ओर तो पूंजीवादी तथा किसान पार्टियों के और सोशलिस्ट पार्टियों के नेता बुनियादी सामाजिक परिवर्तनों को नापसंद करते थे और समझते थे कि जनता के दबाव से उन्हें सरकारों का जो प्रारंभिक कार्यक्रम मान लेना पड़ा है, उसको उसी हद तक रोक देना चाहिए। दूसरी ओर शहर व देहात की मेहनतकश जनता थी, जो फासिज्म तथा अपने पुराने शासकों पर विजय प्राप्त करने की खुशी से उत्साहित थी और जिसने पहली बार पूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे। वो उसी मोर्चे की दूसरी पार्टियों की समर्थक होते हुए भी उन मौलिक और बड़े सुधारों का पूरी तरह समर्थन कर रही थी, जिन पर कम्युनिस्ट पार्टी जोर दे रही थी। इस प्रकार संयुक्त मोर्चे में शामिल दूसरी पार्टियों के नेताओं का अपनी पार्टियों की समर्थक मेहनतकश जनता पर से असर जाता रहा। तब उन्होंने अपने देश के बाहर सहारा ढूंढा और अमेरिका तथा ब्रिटेन के सैनिक तथा कूटनीतिक प्रतिनिधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र और साजिशें रचने लगे। इन षड्यंत्रों का उद्देश्य पुरानी व्यवस्था को फिर से कायम करना और देश को समाजवाद की ओर बढ़ने से रोकना था। इन षड्यंत्रों का भंडा फूटा तो बहुत से नेताओं का अपनी पार्टियों के सदस्यों पर रहा सहा असर भी जाता रहा। सदस्यों ने नए नेता चुने जो उन प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन करते थे, जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ने सभी मेहनतकश लोगों के हित में पेश किया था। ये जनवादी जनतंत्र के विकास की एक नई मंजिल थी। इससे समाजवाद की रचना का काल आरंभ हुआ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई और इस प्रकार मजदूर वर्ग की जो संयुक्त मार्क्सवादी पार्टी बनी, उसे दूसरी पार्टियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि ये दूसरी पार्टियां भी अब केवल मेहनतकश जनता के हितों का ही प्रतिनिधित्व करती थी। जनता के प्रबल बहुमत के समर्थन के बल पर धारा सभा ने अनेक ऐसे कानून पास किए, जिनके द्वारा उद्योग धंधों और व्यापार को राज्य ने अपने हाथों में ले लिया और एक योजना के आधार पर आर्थिक व्यवस्था का संगठन होने लगा। सामूहिक खेती की शुरुआत हुई। शासन प्रबंध में अनेक सुधार किए गए, जिनके द्वारा सेना, सरकारी मशीन तथा राष्ट्रीय उद्योग और व्यापार के प्रमुख पदों पर से पूंजीवाद के समर्थकों को हटाकर उनकी जगह समाजवाद के समर्थकों को नियुक्त किया गया। इस प्रकार मजदूर वर्ग का शासन, जो अधिकांश जनता के लिए तो सच्चा जनतंत्र है, पर जैसा हम 5वें अध्याय में देख चुके हैं, ये जनता की इच्छा के विरोधियों और तोड़ फोड़ करने वालों के लिए अधिनायक शाही शासन का भी काम करता है और ये बिना सशस्त्र संघर्ष किए ही पूरी तरह कायम हो गया। पुराने शासक वर्ग इन देशों में भी विदेशी साम्राज्यवाद की मदद से प्रगति को रोकने और नष्ट कर देने की भरसक कोशिशें कर रहे थे। प्रगति का हर कदम इन कोशिशों को नाकाम करके ही बढ़ सका।
परंतु रूस की सोवियत क्रांति की तरह इन देशों में मजदूर वर्ग का शासन कायम करने के लिए हथियारबंद लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ी। जनवादी जनतंत्र के द्वारा समाजवाद तक पहुंचना संभव हो सका तो समाजवादी सोवियत संघ की सहायता के बल पर ही। नाज़ी सेनाओं को सोवियत सेना और प्रत्येक देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ने जब चकनाचूर कर दिया, तब स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा स्थापित अस्थायी सरकार अपने कार्यक्रम पर अमल करने में कामयाब हुई और साम्राज्यवादी उसमें हस्तक्षेप न कर सके। सोवियत सरकार को प्रारंभिक दिनों में जिस तरह के साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा था, उसकी परेशानी इन अस्थायी सरकारों को नहीं उठानी पड़ी। सोवियत सरकार उस समय अकेली थी, दुश्मनों से घिरी थी और अकेले ही उसे समाजवाद की रचना करनी पड़ी थी। इसके विपरीत ये जनवादी जनतंत्र बाहरी सशस्त्र हस्तक्षेप से सुरक्षित थे। सोवियत संघ से उन्हें भोजन, सामान और मशीनों की मदद मिल रही थी। इसके अलावा वे सोवियत संघ के उस अनुभव के अतुलित भंडार से लाभ उठा सकते थे जिसे सोवियत संघ ने आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं को समाजवादी ढंग से हल करने के दौरान हासिल किया था। इन जनवादी जनतंत्रों से ही मिलता जुलता विकास दूसरे महायुद्ध में जापानियों की हार के बाद चीन में हुआ। लड़ाई के जमाने में जापानियों के खिलाफ राष्ट्रीय एकता के लिए कम्युनिस्टों की अपील के फलस्वरूप चियांग काई शेक और उत्तर पश्चिमी चीन में स्थापित कम्युनिस्ट सरकार के बीच सशस्त्र संघर्ष किसी कदर रुका रहा था। परंतु लड़ाई खत्म होने पर चियांग काई शेक ने चीन में संयुक्त जनवादी सरकार स्थापित करने की कम्युनिस्ट पार्टी की कोशिशों का विरोध किया और अमेरिकी सरकार की दी हुई भारी फौजी तथा आर्थिक मदद के बल पर कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई फिर शुरू कर दी। 1949 में चियांग काई शेक लड़ाई में हार गया और अपना सारा प्रभाव खोकर फार्मोसा भाग गया और कम्युनिस्ट पार्टी ने नई सरकार स्थापित करने के लिए जनता की सलाहकार काउंसिल बुलाई। चीनी जनता का जनतंत्र कायम हुआ। ये नई सरकार मजदूर वर्ग, किसानों, शहरी निम्न पूंजीपति वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपतियों के संयुक्त मोर्चे पर आधारित थी। इसके विपरीत नौकरशाही अथवा एकाधिकारी पूंजीपतियों का दल चियांग काई शेक के साथ था। इस प्रकार सारा राष्ट्र उन चंद देशद्रोहियों के खिलाफ एक हो गया जिन्होंने जनता को लूटकर अपनी दौलत जमा की थी और जो अब अमेरिकी साम्राज्यवादियों के हाथों की कठपुतली बन गए थे। जमींदारों की जमीन किसानों में बांट दी गई। उद्योग धंधों और व्यापार में नई जान पड़ी। उन पर सरकार का नियंत्रण कायम हो गया। तब भी वे प्रायः लोगों की निजी संपत्ति ही बने रहे। शहरों और गांवों में जनवादी संस्थाएं कायम हुई। संयुक्त और जनवादी चीन में जनता का जनतंत्र मजबूती से कायम हो गया और कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में बनी राष्ट्रीय एकता की संयुक्त सरकार की देखरेख में देश का आर्थिक कायापलट शुरू हो गया, जिससे समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार होने लगी। पूर्वी यूरोप व चीन जैसे अर्ध औपनिवेशिक देशों के इन अनुभवों से प्रकट हुआ कि अब समाजवाद की ओर बढ़ने में जो समस्याएं पैदा होती हैं, उन्हें हल करने के लिए नई परिस्थितियां तैयार हो गई हैं। पूंजीवाद के आम संकट के जमाने में एकाधिकारी गिरोह जनता की लूट खसोट को कायम रखने के लिए अधिकाधिक चीन विरोधी काम करते हैं। फासिज्म कायम होता है, युद्ध छिड़ते हैं, मेहनतकश जनता की हालत जबरदस्ती बिगाड़ी जाती है। ये तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि संसार का समाजवादी शिविर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता जाता है। मजदूरों व औपनिवेशिक जनता का प्रतिरोध बढ़ता जाता है। कम्युनिस्ट पार्टियों की, जिनका दृष्टिकोण मार्क्सवादी है, न केवल मजदूर वर्ग को बल्कि जनता के बहुमत को एकाधिकारियों के खिलाफ संघर्ष में खींचने की सामर्थ्य बढ़ती जाती है। एकाधिकारियों के जन विरोधी दमनकारी कार्य बहुत दिन तक जनता की प्रगति को नहीं रोक सकते। एकाधिकारियों का जनता पर प्रभाव खत्म होता जाता है। वे अधिकाधिक अकेले पड़ते जाते हैं। दूसरी ओर शांति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जनतंत्र और सुखी जीवन के संघर्ष में जनता का मोर्चा और विस्तृत तथा मजबूत होता जाता है। समाजवाद की ओर प्रगति आरंभ करने के लिए जनवादी जनतंत्र और जनता की सरकार स्थापित करना संभव हो जाता है। परंतु एकाधिकारियों पर विजय प्राप्त करने की पहली शर्त है कि मजदूर आंदोलन में अवसरवाद को, अर्थात आजकल उसने जो अपना नया नाम रखा है प्रजातांत्रिक समाजवाद को, हरा दिया जाए। कारण कि इतिहास का और मजदूर वर्ग का आधारभूत अनुभव, जिसका निचोड़ मार्क्सवाद में निहित है, हमें बताता है
कि मानव समाज की अवस्था तक पहुंचने का मार्ग वर्ग संघर्ष में तैयार होता है, न कि पुराने दकियानूसी समाज के शासकों के साथ सहयोग करके। यहाँ किसी दो दलीय नीति से, चाहे घरेलू सवाल हो या वैदेशिक, काम नहीं चलेगा। यहाँ तो एक मजदूर वर्गीय नीति चाहिए, और चाहिए एकाधिकारियों की नीति के खिलाफ सक्रिय संघर्ष। उसी से मजदूर वर्ग में वो सर्वविजयी इच्छा शक्ति और दृढ़ता पैदा होगी जिसके बल पर वो अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा कर सकेगा। यद्यपि मार्ग अब पहले से सुगम हो गया है, परंतु मार्क्स और लेनिन ने पिछले अनुभव से जो बुनियादी शिक्षाएं दी हैं, वे आज भी सत्य हैं। समाज को आज से ऊंची अवस्था पर पहुंचाने का मार्ग एक ही है, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद से संघर्ष का मार्ग। समाज की नई ऊंची व्यवस्था को कायम रखने का भी एक ही मार्ग है, देश के अंदर के पुराने शासक वर्ग के अवशेषों और विदेशी साम्राज्यवादियों के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने का मार्ग। समाज का कायापलट करने का एक ही रास्ता है, उसके लिए पहले राजनीतिक ताकत पर कब्जा करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि मजदूर वर्ग के नेतृत्व में सारी मेहनतकश जनता का एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए और मजदूर वर्ग एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की अगुवाई में काम करे जिसने वर्ग संघर्ष के अनुभवों को और मार्क्स और लेनिन की शिक्षाओं को पूरी तरह ग्रहण कर लिया हो। सोवियत संघ के लंबे अनुभव से ये बात सिद्ध हो चुकी है, और अब जनवादी जनतंत्रों तथा जनवादी चीन के अनुभवों से भी रोज नए सिरे से ये सिद्ध हो रही है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 21वां भाग। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने, और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।